तो बच्चों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबों का। आज का चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ध्यान से सुनना तुम लोग। वन्य प्राणी संसाधन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संसाधन कहते किसको हैं। ठीक है, संसाधन किसको कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी चीज हमारे बीच पड़े हुए हैं, दो तरह के चीज, वो या तो प्राकृतिक है या मानव निर्मित है ना। या तो भगवान का दिया हुआ चीज है या तो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया चीज है। तो दो चीजों में से जो भी चीज है और वो हमारे यूज में आ रहा है, शर्त यह है हमारे यूज में आना चाहिए वो चीज, तो संसाधन है। ठीक है, वो संसाधन है। तो इस आधार पर देखते हैं कि पूरी की पूरी जंगल संसाधन है, पूरा का पूरा जंगल संसाधन है, पूरा का पूरा वन्य जीव जो जंगलों में जीव पाए जाते हैं वो संसाधन है ना। पूरा समुद्र संसाधन है। यस और नॉट? यस, जोर से बोलना है। यस यस। और समुद्र के अंदर जो जीव है, क्या वो भी संसाधन है? बिल्कुल है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम उसका यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जंगल में जंगल छोड़ो, ये हमारे बीच कहीं कूड़ा कबाड़ी फेंका हुआ है, ठीक है, कचरा फेंका हुआ है, रोड के साइड में बहुत जगह देखे होंगे, क्या वो संसाधन है? वो तो फेंका हुआ है, बेकार है, वो हमारे यूज नहीं आ रहा है, तो क्या संसाधन है? संसाधन वो भी है आजकल के समय में, क्योंकि कचरा बिनने वाला देखते हो, वहां से पन्नी उठा लेता है, वहां से पेपर उठा लेता है इत्यादि, मतलब सब यूज होने वाला चीज है। रिसाइकल करके उसको पन्नी से फिर प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक वाला सामान बनाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं, आज पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन। तो एक स्लोगन तुम लोग जानते होंगे, वन है तो हम हैं। वन है तो हम हैं। दैट मीन्स क्या? जंगल नहीं होगा तो हम होंगे? नहीं होंगे। वन है तो हम हैं, वन नहीं है तो हम नहीं हैं। जंगल नहीं है तो नहीं, डायरेक्ट नहीं। जंगल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? तो हम लोग भी नहीं है। जंगल है तो जमीन के नीचे भी पानी है, कैसे? जंगल है तो जमीन के नीचे पानी है, कैसे? जंगल है तभी तो वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तभी तो वो जमीन के नीचे अंदर जमीन भी सोखता है और इससे वाटर लेवल बना रहता है। तो जंगल, वन, इससे ही सारा दुनिया है, इससे ही सारा चीज है। तो आगे हम चलते हैं कि तो हम लोग यह जानते हैं कि जब प्राकृतिक रूप से वनों का विस्तार होता है तो उसको वन कहते हैं। लेकिन जब सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास कराया जाता है, सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जाती है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। नहीं कहता है कि एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएं, पेड़ लगाकर उसको बढ़ाएं, उसको फिर संरक्षित करें, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सारा चीज सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी। इसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी, जिसमें कि हम पेड़ पौधों को सामाजिक स्तर पे सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इसका मुहिम चलाते हैं। इसको हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, अब हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या भारत के अंदर सबसे अधिक जगहों पर वन कहाँ है, सबसे कम जगहों पर वन कहाँ है? मन में सवाल उठता है ना।
तो भारत में सबसे अधिक 1% सबसे अधिक भारत में कहाँ है? बोलो तुम लोग। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में नहीं है। वन प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से वन प्रदेश सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, लेकिन आच्छादन के दृष्टि से कौन से? आच्छादन मीन्स कि वनों की सघनता के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे, और दूसरी चीज कि कुल भूमि का कितना अधिक प्रतिशत भाग पर, कुल भूमि के कितने अधिक प्रतिशत भाग पर जंगल है, तो इस मामले में मिजोरम नंबर 1 है और वह 91.27% के साथ सबसे ज्यादा है। मिजोरम 91.27% से मिजोरम सबसे अधिक है। अब सवाल होता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, वही जो तुम शुरू में जो तुम जवाब दिए कि मध्य प्रदेश किस मामले में है? वन क्षेत्र वाला, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला, यह है सबसे अधिक 1% वाला। देखो ध्यान से, सबसे अधिक 1% वाला राज्य और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसमें मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 77.7%। सॉरी, परसेंट में नहीं है, ये तो क्षेत्रफल में बताना ना, वन क्षेत्र वाला राज्य, तो उसका क्षेत्रफल हम बताएंगे। 77.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि पूरे दुनिया में कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे मन में सवाल उठता है, तो जान लो कि पूरे दुनिया में 10 लाख प्रकार के वन पाए जाते हैं, और इन 10 लाख प्रकार के वनों में सबसे अधिक प्रकार के वन विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश समझते हो ना? जो हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पढ़ा चुके हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है वह क्या कहलाता है? वह विषुवत रेखा कहलाता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में 0 से लेके 5 डिग्री तक चलो, 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, ये क्षेत्र जो है सघन वनों का क्षेत्र है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि बहुत ही विश्व में तमाम बड़े बड़े जंगल है। अमेजन का जंगल नाम सुने हो, जहाँ बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े तरह के मतलब अद्भुत किस्म के जीव सब पाए जाते हैं, और बहुत ही सघन। वहाँ की वनस्पतियाँ इतनी सघन है कि वहाँ पर दिन में भी पूरा सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुँच पाती है, इतने सघन वन है। इसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ विषुवतीय प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। तो जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होगी, सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, वहाँ सघन क्षेत्र होगा और वहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा भी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा को आमंत्रित करते हैं। मालूम है ना, पेड़ पौधे वर्षा को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर लाते हैं, उसको वर्षा को प्रोत्साहित करते हैं। तो वर्षा उस जगह पर ज़्यादा होती है, और ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है वहाँ वन भी ज़्यादा होता है। तो अब आगे हम चलेंगे कि इस क्षेत्र को ज़्यादा वन है तो इसको क्या कुछ विशेष नाम से जाना जाता है क्या? इसको विशेष नाम से जाना जाता है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ इसको कहा जाता है। अच्छा, लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि जब जो हमारा लंग्स होता है शरीर में, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। हमारा सारा ऑक्सीजन पहले कहाँ जाता है? फेफड़ा में, फिर वहाँ से कोशिकाओं में जाता है, ब्लड में जाता है, कोशिकाओं में जाता है,
और इसके बाद फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर बाहर छोड़ देता है। तो इस कारण से पृथ्वी मेरे पूरे शरीर का, अपने पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का केंद्र कहाँ है? फेफड़ा। तो ये पूरे पृथ्वी के ऑक्सीजन का केंद्र है ये, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो बच्चों, अब जानते हैं हम कि वनों के विकास और उसका वितरण जो होता है कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में, कहीं बहुत ज़्यादा वन है, कहीं कम है, कहीं सघन है, कहीं विरल है। तो ऐसा उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले, वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहला कारक हम लोग देखेंगे, सबसे पहला नंबर 1 पर आता है जलवायु। जैसी जलवायु वैसा वन, जैसी जलवायु वैसा वन। अब दूसरा पॉइंट चलेंगे, सबके बारे में हम बताएंगे। उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? बातचीत नहीं। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच होता है ऊंच नीच, ऊंचा नीचा। स्थलाकृति हमारे धरती पर सभी जगह पर एक जैसे नहीं है। आज हम मैदानी क्षेत्र में हैं तो हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी गाड़ी चलती है, किसी भी जगह हम लोग साइड ले लेते हैं, है ना। लेकिन पहाड़ी भागों में ऐसी बात नहीं है। वहाँ की ज़मीन ऊंची है, फिर ऊंची है, फिर ऊंची है, फिर जाके नीची है, ऊंची नीची है। तो वहाँ पर खेती करना क्या आसान है? बहुत मुश्किल काम है। खेती तो वहाँ भी होती है लेकिन बहुत मुश्किल से होती है। तो वहाँ पर जो खेती होती है उसको सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। इस तरह करके बांध बनाया जाता है पहाड़ी ढालों पर, जहाँ जहाँ थोड़ा सा सरफेस, थोड़ा सा प्लेन मिलता है, वहाँ बांध बना दिया जाता है, ताकि इस पे जो पानी को हम पटाएंगे, माने पानी की सिंचाई करेंगे, इस पे पानी इस पे डालेंगे तो वो बह के बांध से बाहर ना जा सके, इसलिए बांध बनाया जाता है ताकि वह पानी पौधों को बराबर मिलता रहे। इस तरह से इसी के नीचे फिर दूसरा स्टेप इस तरह से, तीसरा स्टेप इस तरह से, ये सीढ़ीदार खेती होती है पहाड़ी भागों में। यह बहुत मुश्किल से होती है। तो उच्चावच बहुत प्रभावित करता है वनों को। अगर पहाड़ पे ढाल है तो ढाल पे वन लगा हुआ है, लेकिन वह वन किससे प्रभावित सबसे ज़्यादा होगा? जलवायु से। उसके बाद उच्चावच से, है ना। बहुत ऊंचाई पर हम चले जाएंगे तो वहाँ वन भी नहीं मिलेंगे, इसलिए उच्चावच बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। इसके बाद स्थलाकृति की ढाल। स्थलाकृति की ढाल, इसकी ढाल भी वनों को प्रभावित करती है। इसके बाद हम देखेंगे आर्द्रता इत्यादि। आर्द्रता क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। आर्द्रता, ये भी वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जलवायु। जलवायु तो निश्चित रूप से हर, जलवायु किसको कहते हैं मालूम है ना आप लोगों को? हम बताए थे पिछली कक्षा में मौसम और जलवायु में क्या फर्क है। जलवायु किसी बड़े भूभाग के लंबे समय तक के तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि कारकों के सम्मिलित जो उसका डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं जलवायु के अंतर्गत, और उसके समुचित रूप को हम लोग जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो जलवायु जो है किसी भी स्थान विशेष के लिए होता है ना। जलवायु स्थान विशेष के लिए होता है। जैसे कि जलवायु, बिहार की जलवायु अलग किस्म की है, राजस्थान की जलवायु अलग किस्म की है, फिर चले जाओ हिमाचल प्रदेश, वहाँ की जलवायु अलग किस्म की है, केरल अलग किस्म की है। सभी जगहों की जलवायु अलग किस्म की है। तो निश्चित रूप से अलग तरह के वन पाए जाते हैं, है ना। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन किन जलवायु में, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन जलवायु बहुत बड़ा फैक्टर है।
जलवायु इसलिए फैक्टर है कि जलवायु के अंतर होने के चलते वर्षा में कहीं ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं तापमान जो है, बैठ जाओ, कहीं तापमान बहुत ज़्यादा होता है, कहीं तापमान कम होता है ना। कहीं पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। अब राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बिल्कुल वर्षा बहुत कम होती है। थार क्षेत्र, रेगिस्तान जानते हो, वहाँ वर्षा न के बराबर होती है। और वहाँ पर क्या स्थिति है जान रहे हो, एरिड क्षेत्र है। एरिड क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ होती है, बबूल के पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और दूसरी जलवायु के तरफ चलते हैं हम, पूरब के तरफ। मासिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, पहले चेरापूंजी था, आप लोग जानते हैं, अब मसीनराम हो गया। मसीनराम कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। तो इधर से हम जैसे ही पूरब बढ़ते जाते हैं, वर्षा से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आते चला जाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से इस साइड में, यानी कि जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहाँ अधिक सघन वन होगा, अधिक वन होगा, क्योंकि वर्षा अधिक होती है ना। फिर चले जाएंगे दक्षिण भारत के तरफ। दक्षिण भारत में भी पश्चिमी घाट की ओर काफ़ी वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ भी काफ़ी सघन वन पाए जाते हैं। तो ये जलवायु उच्चावच के बारे में आप लोगों को बताया। फिर स्थलाकृति की ढाल, बहुत सारे ऐसे वनस्पतियाँ होती है जो ढाल के अनुसार फिर वनस्पति में अंतर देखने को मिलता है। यदि तुम यहाँ से चले जाओगे दार्जिलिंग, तो जैसे ही मैदानी क्षेत्र से दार्जिलिंग में ढाल पर चढ़ोगे तो पता चलेगा तुमको, ज्यों-ज्यों ढाल पर ऊपर जाते जाओगे तो पेड़ों के प्रकारों में अंतर आता चला जाएगा, अलग अलग तरह के पेड़ मिलते चले जाएंगे। तो ये सारा डिफरेंस ढाल पर, अलग अलग ढाल पर अलग अलग प्रकार के वनों पाए जाते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स क्या होती है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है? सीधा जान लो, आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा में पानी का कितना मिक्सचर है, हवा में पानी का कितना मिक्सचर है, कितना मिला हुआ है ना। बस इसी को हम आर्द्रता कहते हैं। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जलवायु, उच्चावच, स्थलाकृति की ढाल और आर्द्रता। चलो इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट में हम पढ़ाएंगे। आज जो है काफ़ी ये लंबा न हो, इसलिए मैं आज इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले दिन मैं तुम लोगों के बीच जो लेकर आऊँगा वनों के प्रकार, और इसके बाद पूरे भारत में वनों का वितरण किस प्रकार से है, कौन सा वन कहाँ पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसके बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा वनों की उपयोगिता और वनों का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण, इस पर आधारित रहेगा। तो इसी के साथ बच्चों आपसे मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।